तो आपने देखा कि किस तरह से 25 रुपये फीस का मांगने के लिए समर अपने बाबूजी के सामने आता है और किस तरह से उसे जली कटी सुननी पड़ती है। फिर भी वो क्या करे, उनके अलावा और कोई उसका आधार नहीं है और वह उनसे मांगता है। वे पैसे देते तो हैं लेकिन बहुत सारी बातें सुनाते हैं और जब जानते हैं कि लड़का नर्वस हो गया मेरी बात से तो फिर से समझाते हैं, अपनी मजबूरी के बारे में बताते हैं कि मैं क्या करूं। घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं आराम से पैसे खर्च कर सकूं और घर में 3-3 4-4 बच्चे पढ़ने वाले हैं, सबके लिए खाना चाहिए, समय से कपड़े चाहिए, स्कूल की फ़ीस चाहिए, इसके अलावा बहू को बच्चा होने वाला है और सास जो है अम्मा है वह कितने दिनों तक घर की परवरिश सबकी परवरिश करते करते घर की देखभाल करते करते इतनी बूढ़ी हो गई हैं, बीमार रहती हैं, तो अब उनसे काम नहीं होता। फिर वो समझाते हैं समर को कि ऐसा करो तुम बहू को जाकर ले आओ, कम से कम सबको समय से खाना वाना तो मिल जाएगा। तो समर कहता है कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। जो ये बात कहता है तो बाबूजी फिर नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि तुमको तो बहू के नाम से लगता है कि तुमको करंट लग जाता है, कैसे तुम लड़के हो, तुम्हारे वजह से में बहुत बदनामी झेलनी पड़ रही है। कि पत्नी से बात ही नहीं करते हो, तुमको पता नहीं क्या है, लेने नहीं जाओगे, पता नहीं तुमको क्या है। तो कुछ नहीं बोलता है और पैसे लेकर रुपए लेकर चला जाता है कि उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो प्रभा के पास या बस प्रभा के घर जाए। उसे लगता है कि प्रभा अपने घर जाकर खूब मेरी बुराई करी होगी क्योंकि मैं तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया हूँ, तो उसको डरता भी है और वैसे भी वो जाना नहीं चाहता। तो इधर जो है भाभी कहती हैं कि बाबूजी बात कर रहे थे कि किसी वैद्य या डॉक्टर को समर को दिखा लिया जाए। वो कहती है, मजाक करती हैं, छेड़ती हैं कि किसी डॉक्टर और वैद्य को दिखाने के बाद बाबूजी कह रहे थे। समर पहले समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों, मुझे डॉक्टर और वैद्य को दिखाने की क्यों बात करते हैं। तो बाद में जब भाभी मुंह दबाकर हंसती हैं तब उसे समझ में आता है वो, और सोचता है कैसे लोग हैं ये, किस तरह की बात सोचते हैं। वो सोचते हैं कि समर और प्रभा के बीच में जो बातचीत नहीं हुई, उन लोगों में पति पत्नी का संबंध नहीं बन रहा है, तो समर में हो सकता है कोई मर्दाना कमजोरी हो, तो उसका इलाज कराया जाना चाहिए क्योंकि अब उन लोग की सोच वहीं तक जा सकती है, वे मन तक नहीं जा सकते हैं कि वास्तव में ये सब मन का खेल है। मन की वजह से दोनों के मनों में मेल नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से वो दूर हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि किसी चिकित्सीय इलाज इसको ज़रूरत है। इसलिए बाबूजी अम्मा से बात करते हैं कि उसको कहा जाए कि समर किसी डॉक्टर या वैद्य को दिखा ले और हम पैसा दे देंगे। भाभी इसका मज़ा लेती हैं और कहती हैं, हंसती हैं। समर गुस्से में चला जाता है। तो समर चला जाता है। फिर आप देखते हैं कि इस में वो कहता है कि कैसे हम जो है प्रभा के पास तो मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन मन से तो यही चाहता है कि प्रभा घर आ जाए। तो वो जाता है, रास्ते में जा रहा होता है तो उसका भाई मिलता है और कहता है कि मैं जाऊंगा भाभी को लेने, पिताजी ने कहा है कि मैं भाभी को लेने जाऊंगा। तो कहते अरे तुम्हें लगे तो बुलाओ बहू को। ये सोचता है कि अरे मुझे क्या, मैं तो मुझे कोई गरज नहीं है प्रभा की, तुम लोग को मन हो, तुम लोग की इच्छा हो तो बहू को बुलाओ या मत बुलाओ, मुझे कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझसे पूछकर तो शादी की नहीं थी, तो मुझसे पूछकर जब शादी नहीं की थी और घर का कोई भी काम मुझसे पूछकर नहीं होता, तो फिर भैया बहू को बुलाने के लिए मुझसे क्यों पूछा जा रहा है। ऐसे लगता है कि मेरा बहुत कहाँ मानते हो ये लोग। शादी करते वक्त पूछा नहीं, उस वक्त तो तुम लड़के हो जी, इस वक्त चुप रहो, ज़्यादा जबान लड़ाई तो हम तुम्हारा सिर फोड़ देंगे, तब तो ये लोग कहते थे। तो इस बात से दोहराता है कि अब कोई फोड़े ना, मैं ही रह गया हूँ सारे घर में, उसे लेने जाने के लिए अमर क्यों नहीं जा सकता है, छोटा है कहकर उसकी आदतें बिगाड़ दिए। चिढ़ता है, छोटे भाई को हमेशा छोटा छोटा कहकर उसकी आदतें बिगाड़ दी गई हैं। हमें क्या है, भुगतना खुद आगे जाकर। कहता है कि भाई को इतना ज़्यादा सिर चढ़ा दिया गया है कि इन लोग को एक दिन भुगतना पड़ेगा और मैं भी दिखा दूंगा। पिताजी कहते हैं
कि तुम लेने नहीं जाना चाहते हो, बात नहीं करते हो, तो तुम असल आदमी होगे, असल बाप के होगे, जैसे गांव में भाषा है, तो तुम ज़िंदगी भर नहीं बोलोगे। तो कहता है कि मैं ज़िंदगी भर नहीं बोल कर दिखा दूंगा। वो भी ज़िद्दी है कि मैं भी दिखा दूंगा कि ज़िंदगी भर बोलता हूँ या नहीं। यह तो मेरे हाथ की बात है, बोलने को मजबूर तो नहीं कर सकते। शादी थोड़े ही है कि ज़बरदस्ती से काम हो जाएगा। अरे यह तो अपना मन है, नहीं बोलते। और कहते पिताजी की बिरादरी में बदनामी हो रही है। धीरे धीरे बात फैल गई है कि लड़का लड़की में बातचीत नहीं हुई, वर वधू में बातचीत नहीं हुई, तो कहते हैं बिरादरी में बदनामी हो रही है। तो समर कहता है वो बिरादरी में बदनामी हो मुझसे क्या, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और जब वो कहते हैं कि जो ये लोग जो चाहे करें, जब चाहे शादी करें, जब चाहे कहें कि उसे पहुंचाओ लिवा लाओ तो पहुंचा लिवा लाओ। जन्म जिंदगी में 25 रुपये मांगे हैं, सो वह तो इतना सब सुनना पड़ा। ये तो कहो कि भाग दौड़ करके फीस माफ़ करा ली थी, वरना हर महीने एक महाभारत होता। तो घर में जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको देखते हुए पिताजी कटकने और चिड़चिड़े हो गए हैं। हालांकि उनकी स्थिति परिस्थिति ऐसी है, कोई भी पिता अगर इस तरह से हो गया है तो उसके पीछे कारण है। वो बताते भी हैं समर से कि क्या स्थिति है, कि उस समय का निम्न मध्यवर्गीय परिवार किस प्रकार की परेशानियों से जूझता था, वह इस अध्याय में आपको साफ साफ नजर आता है कि किस तरह से समर 25 रुपये के लिए, फीस के लिए, वो भी किसी अन्य खर्च के लिए नहीं, वो अब कपड़े भी एकदम पुराने किसी तरह से पहनता है, उसके पास न अच्छे जूते हैं, और सभी उसके स्कूल कॉलेज में सभी लोग कॉलेज में लोग मजाक उड़ाते हैं उसके साथ के लड़के। वो सोचता है कि देखो और बाकी लड़के कितने निश्चिंत रहते हैं और मैं छोटी छोटी बात के लिए कितना परेशान रहता हूँ। उसी में मेरी शादी भी कर दी है। हालांकि उसके मित्र दिवाकर की भी शादी हुई है, लेकिन वो संपन्न परिवार का है, इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं हो रही है। क्योंकि घर की जब आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो परिवार में संबंध भी अच्छे होते हैं। पैसे की कमी एक ऐसी चीज़ है, ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से घर के रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। अगर समर के पास या समर के परिवार वालों के पास अच्छा खासा पैसा होता तो शायद इतनी खराब स्थिति नहीं होती। पैसा नहीं है, हर चीज़ के लिए अभाव है, तो इससे संबंध और भी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो आपने इस अध्याय में देखा कि प्रभा के प्रति आकर्षण होते हुए भी समर उसे लेने नहीं जाता। कहीं ना कहीं वो चाहता है सब प्रभा से मिलना, उसे बात करना, वह चाहता है कि अपना दुख सुख उसी से शेयर करे, उसी को बताए। और आपने देखा एक चौथे अध्याय में ही लास्ट में बताया जाता है कि किस तरह से वो कहता है मैं खूब रोऊं, लेकिन कहाँ रोऊं, किसके पास रोऊं। इसमें संकेत है कि वह चाहता है कि पत्नी का प्यार उसे मिले, और शायद सारी समस्याओं से समाधान का एकमात्र यही तरीका है कि अपना दुख सुख का जो सहचर होता है, जिससे हम अपना सारा दुख कह सकते हैं। मैं सोचा करता था कि प्रभा से जब शादी हो गई है तो चलिए हम उससे अपना सारी स्थिति परिस्थिति बताएंगे, वो हमको समझेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि इसके पीछे ऐसा नहीं है कि प्रभा खराब लड़की है और वह उसके दुख सुख में साझीदार नहीं बनना चाहती। दरअसल वो खुद परेशान है। एक लड़की नई अभी एज भी बहुत कम है उसकी, और वह ससुराल आई है। आते ही ससुराल में इतनी सारी आपदाएं उसको देखने को मिल गई। उधर मुन्नी ने अपनी पूरी कहानी बता दी कि कैसे उसका पति उस पर अत्याचार करता था, जिसके कारण वो अपना ससुराल छोड़कर मायके में रहती है। उधर जो सांवल की बहू पड़ोस में, वह मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालकर जल कर मर गई। उधर जो है घर में लगातार दहेज के लिए अम्मा ताने मारती रहती हैं। उधर जिठानी के कारनामे हैं और उधर पति की अपेक्षाएं हैं। वो समझ ही नहीं पा रही है, अभी वो नई लड़की है और समझ नहीं पा रही है कि इस घर में कौन मेरा है, कौन अपना पराया कौन है, और किससे हम अपनी बात को कहें। क्योंकि देखती है कि जिठानी को भी थोड़ा बहुत तो समझने लगी है कि वो दो तरफा चाल चलती हैं, और पति जो है बात ही नहीं करता है। पति
वो नहीं जानती है कि पति चाहता है कि वो स्वयं बात करे। तो अब तक इस 5 अध्यायों में आपने पूरी इस कहानी को, इतनी कहानी को समझ लिया होगा कि किस तरह से समाज में जो परिवार है, परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रभाव किस तरह परिवार के संबंधों पर पड़ता है, और किस तरह देश की आर्थिक स्थिति उसमें बहुत खराब थी ना। अंग्रेज देश को आज़ाद तो कर दिए थे लेकिन खोखला कर दिए थे। तो राजनीतिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे बहुत ज़्यादा संघर्ष था देश में, और दूसरे सामाजिक स्तर पर था, क्योंकि अंग्रेज़ों के आने के बाद जो नवीनता का आगमन हुआ था, नई शिक्षा लागू हुई थी, लड़कियों की भी शिक्षा पर लोग महत्व देने लगे थे, और विवाह की उम्र भी थोड़ी बढ़ गई थी। तो ये जो पुरानी परंपराएं जो हैं वह टूट रही थी और नई परंपराओं का आगमन हो रहा था। तो ये बड़ी संक्रमण की स्थिति इसको मानी जाती है कि जब जब जो है पुराना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और नया आ गया है, तो ये दोनों में संघर्ष होता है। और ये जो संघर्ष है वह इस उपन्यास में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। दूसरी, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का संघर्ष भी इस उपन्यास में दिखाया गया है कि अम्मा और बाबूजी, भाभी भी कमोवेश वो भी पुराने विचारधारा के हैं, पुरानी परंपरा के समर्थक हैं, और समर, प्रभा जो है वह नवीन विचारधारा के हैं, और इसीलिए प्रभा पर्दा नहीं करती है। इस पर भी उन लोगों को ऐतराज़ होता है कि पर्दा नहीं करती है, वह पढ़ी लिखी है तो हर बात में उसकी पढ़ाई को कोसा जाता है। और ये समर को ये बुरा नहीं लगता है कि पर्दा नहीं करती है, और खुद नहीं चाहता है, वो खुद स्त्री को सम्मान देना चाहता है, और हमेशा उसने सोचा था कि अपनी पत्नी को हम अपनी सहचरी के रूप में देखेंगे, दासी के रूप में नहीं। लेकिन फिर भी जो पारंपरिक संस्कार हैं उसके मन में हैं, उसके दिमाग में हैं, जो सोचता है कि अपने पत्नी के कमरे में, यानी प्रथम रात्रि को जब जाते हैं तो पत्नी जो आकर पैर छुए, वो घूंघट, लंबा घूंघट काट कर अपने बैठी हो, फिर वो उठे, पति का पैर छुए, उसका स्वागत करे, खुद उससे बात करे। तो ये सोच चाहता वही है जो पारंपरिक चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी ये सब चीज़ें आती हैं, क्योंकि वह अभी कंफ्यूज है। आपने देखा कि समर का एक चरित्र ऐसा है कि वह शुरू से अंत तक दुविधाग्रस्त रहता है। वह कभी एक निर्णय पर कायम नहीं रहता है। शादी के समय शादी नहीं करना चाहता है लेकिन शादी कर लेता है। पत्नी से सोचता है कि संबंध नहीं बनाएंगे लेकिन बनाना चाहता है। तो एक समय में वह 2 नाव पे सवार होता है, कंफ्यूज रहता है, इसीलिए वो परेशान भी है। तो उस समय के जो बेरोजगार युवक हैं, जो उस समय के जो इस तरह से अभी कम शिक्षित युवक हैं, वे पुरानी और नई परंपराओं के बीच उनका संघर्ष चलता रहता है, जो समर के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। राजेंद्र यादव एक प्रगतिशील विचारधारा के लेखक थे, और इसलिए उन्होंने इस उपन्यास के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि देखिए कि हमारी जो सामाजिक स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वह किस तरह से देश की और परिस्थितियों के अधीन होती हैं, और इसमें जागरूकता इसमें तभी आएगी जब सब कुछ अच्छा होगा, जब सारी स्थितियां, जब देश की स्थिति संभलेगी, उसकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति सही सुदृढ़ होगी, तो फिर समाज की स्थिति सुदृढ़ होगी, फिर परिवार की स्थिति सुदृढ़ होगी, और परिवार में रिश्ते भी सहज, सरल और जनतांत्रिक होंगे। जनतांत्रिक रिश्ते उसको कहते हैं जिसमें सबको बराबरी का अधिकार होता है। इसमें पति पत्नी में छोटा बड़ा नहीं को होता है, पति पत्नी के बीच में एक जनतांत्रिक संबंध, सब बराबर का संबंध होता है, सब अपना काम करते हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कोई किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता है। ये जनतांत्रिक रिश्ता है, और आज के समय में जनतांत्रिक रिश्ते ही चल सकते हैं, क्योंकि आजकल कोई किसी का दासी और नौकर बनकर नहीं रहना चाहता है। पति देवता है और पत्नी
दासी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और अब ये टूट रहा था उस समय भी। आज तो समकालीन में तो इसको बिल्कुल मान्यता लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस समय 1950 के आसपास अभी भी वो चीज़ें थीं कि पति स्वामी है, मालिक है और स्त्री दासी है। समर इस बात को नहीं मानता, क्योंकि वो जो प्रशिक्षण ले रहा था, जो शाखा में जाता है वहाँ पर जो है लक्ष्मीबाई और तमाम देश की ऐसी महिलाओं के बारे में सुनता है, पढ़ता है, तो वो ऐसा नहीं सोचता है। वो सोचता है कि अपनी पत्नी को बराबर का अधिकार देंगे, बहुत सम्मान देंगे। लेकिन वही बात है कि जो पुराने संस्कार हैं, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जिसको कहते हैं एक संस्कार, पारिवारिक संस्कार, उसके अंदर भी है और इसी कारण वह प्रभा को समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो प्रभा को समझता तो ये स्थिति कभी भी नहीं आती। तो बच्चों, हम समझते हैं कि ये अध्याय 5 भी आप समझ गए होंगे। और आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी उपन्यास को पढ़े तो पहले से लेकर और जहाँ तक पढ़ते जाएं, जब भी 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक बार रिवाइज जरूर करें, क्योंकि कहानी कंटिन्यू है। ये एक कहानी नहीं है, ये कहानी शुरू से अंत तक, जब तक आप एक एक चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक उसको आप पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो आपको एक एक चीज़ समझनी है कि प्रथम अध्याय में कहाँ तक है, द्वितीय अध्याय में कहाँ तक है, तृतीय अध्याय में, चतुर्थ में, क्योंकि कहानी सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ती है उपन्यास की। और उपन्यास में चूँकि बहुत सारे पात्र होते हैं और सभी पात्रों के बारे में सबका चरित्र चित्रण होता है और सबका जो मनस्थिति है वह किन परिस्थितियों में है, वह क्या सोचता है, उसकी सोच कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, उसका जीवन कैसा है, सब पूरे विस्तार से उपन्यास में दिखाया जाता है। तो हमें हमेशा शुरू का, इसीलिए मैं बार बार मैं प्रथम वाली बात, प्रथम अध्याय की बातें भी आगे तक बढ़ाती हूँ। इसके बताने का उद्देश्य यही है कि बार बार उस कहानी का पूरा एक तारतम्य आपके दिमाग में बना रहे कि कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक पहुँची है। तो बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उपन्यास अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है बच्चों, फिर छठा अध्याय अगले क्लास में